नाज़रीन, जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात के हवाले से हतमी फहरिस्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ ओपन बैलेट या फिर सीक्रेट बैलेट के हवाले से भी बहस जोर पकड़ती जा रही है। इस सारे मामले के अंदर जहां पर सियासी मंजरनामे पे हमने देखा कि वीडियो स्कैंडल और उसके बाद फिर असेंबली के अंदर हुकूमत की अपोजिशन को यह काल करने की कोशिश कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए जिससे सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन यह भी मुमकिन ना हो सका। और अब ये समझा जा रहा है कि आया आने वाले दिनों में किसी ऑर्डिनेंस के जरिए सब पर काम चलाया जाएगा या फिर मामला सीक्रेट बैलेट की तरफ जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि आज साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद से लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और आज उन्होंने अपने कागजाती नामजदगी भी जमा करा दी है। इस मौके के ऊपर दो साबिक वज़ीर आज़म उनके हमरा मौजूद रहे, जिनमें उन्हीं की जमात के राजा परवेज अशरफ और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी भी उनके साथ रहे। ये तीन साबिक वज़ीर आज़म आज मौजूद रहे। ये भी आज सवाल उठाएंगे कि ये तीनों साबिक वज़ीर आज़म का एक साथ मौजूद होना क्या पैगाम जाता है और क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही में बिजली की कीमतों में इजाफा, जिसके अंदर जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, इन सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो पेशरफ्त है सियासी मंजरनामे के ऊपर वो क्या रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने के लिए जा रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब और इसी के साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। ये इस बार सेनेट इंतखाबात जो हो रहे हैं, क्या कोई गैर मामूली है, कुछ हट कर है जो इस बार इतना फोकस या इतना लाइमलाइट के अंदर नहीं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस 2018 में तहरीक इंसाफ को हुआ वो उससे थोड़े से मेरे ख्याल में खौफजदा भी हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं अपने एमपीज की तरफ से, क्योंकि उसमें दो तीन चीजें हैं। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब ये सेनेट के खासकर सेनेट की टिकट्स अलॉट करते हैं तो उसमें बेसिकली जो पार्टीज के वर्कर्स हैं या जो लॉयलिस्ट हैं उन बेचारों को इग्नोर किया जाता है और कुछ टेक्नोक्रेट के नाम पे आ जाते हैं, कुछ वैसे सरमायादार जो हैं वो आ जाते हैं। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि इस बार जो भी नॉमिनेशंस अभी तक पार्टीज ने की हैं उसमें कुछ लोगों के ऊपर, लोगों का पार्टीज के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या एमपीएस हैं, उनको एतराज है। लेकिन क्या बेग साहब, इज इट द फर्स्ट टाइम कि इसी पार्टी के अंदर एतराज है? यानी क्या ये एतराज माजी में पीपुल्स पार्टी पीएमएल-एन की हुकूमतों में उनके लोगों में मौजूद रहा है या ये पहली मर्तबा कोई एतराज हो रहा है? रईस, अगर आप हिस्ट्री देखें पीपल्स पार्टी की या नून लीग की, उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग है। वो जब पार्टी का हेड जो फैसला करता है उसको पार्टी फॉलो करती है, वहां पे इस किस्म की वॉइसेस नहीं निकलती, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने एक नया कल्चर सो कॉल्ड मुतारफ करवाया था, जिसकी वजह से पार्टी के लोगों को डेफिनेटली मैं समझता हूं उनके कुछ एतराजात कुछ लोगों पे जायज भी हैं, क्योंकि आपने तो एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत आपने पार्टी के इलेक्शन भी कराए। आप पीटीआई को थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए था पीपल्स पार्टी और नून लीग से, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इस बार हमारे वोट गो कि उन्होंने केपी में भी कुछ लोगों को ऐसे नॉमिनेट किया है जो बड़े पैसे वाले हैं, उनका एज सच पार्टी में कोई उस तरीके की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, तो वो एतराजात की वजह से पार्टी थोड़ी सी लाहौर में आप देख लीजिए, पंजाब में भी कुछ लोगों एमपीएस ने कहा कि जी अगर इधर से कोई गैर बंदा आएगा ऊपर से नॉमिनेट होके इस्लामाबाद से तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। तो उस वजह से दे आर वेरी केयरफुल। और ये जो इन्होंने अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, पार्लियामेंट में लेके गए, इतना ज्यादा पैनिक जो दिखाया गया है वो इसी वजह से है कि इस बार कोई ऐसी चीज ना हो जिससे एम्बेरसमेंट हो
पार्टी लीडरशिप को। राइट, मैं आपकी तरफ जरा आता हूं, कुछ और सवाल आते हैं वेग साहब, जरा मैं वो भी आपसे जरा पूछूंगा कुछ इंटरेस्टिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आपकी तरफ से एज यूजुअल आप देते हैं और भी आएंगे। कंवरदुल शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं जरा सा कि अब तक की टिल डेट ये इंतखाबात होने कैसे जा रहे हैं? ये ओपन बैलेट होंगे, सीक्रेट बैलेट होंगे, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखो जी, सेनेट के इलेक्शन जब भी हमारे पाकिस्तान में जो होते हैं हर 3 साल बाद, तो इसी तरह का कोई ना कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं। हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग का मसला भी होता है, और 2015 के बाद और 2018 में तो हॉर्स ट्रेडिंग का रिकॉर्ड ही जो है वो टूट गया, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 80 करोड़ तक की बात चली गई। और जब बदकिस्मती से समझें या खुशकिस्मती से समझें, जब हमारे साथ फाटा के जो 8 मेंबरान थे, जो हमारी साबका हुकूमतों ने अपने ज़ाती मफादात के तहत उनको 8 सीटें दी हुई थी फाटा की, ताकि आइंदा हुकूमत बनाने में कोई ब्लैकमेलिंग करने में आसानी पैदा हो जाए। लेकिन कंवरदुल शाह साहब, ये अगर जब हम ये हॉर्स ट्रेडिंग या फिर खरीदो फरोख्त या मंडी लगने की बात करते हैं, तो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जब उनके लोगों से बात करते हैं, उनकी मुद्रा से या फिर उनकी पार्टी रहनुमाओं से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि शफाफियत रही है, पार्टी शफाफियत की बुनियाद पर टिकट्स देती रही है और कोई हॉर्स ट्रेडिंग कोई भी कीमत नहीं लगती रही है। तो क्या हम इस बात को मान लें, क्योंकि वो कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है इसका? भैया दुरुस्त है ना, जब आप कोई जुर्म करते हैं ना, तो जुर्म करने के लिए तो अपने एविडेंस का तलाश करना बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वीडियो दिखाई गई 2018 की, तो वो भी एक महज एक पब्लिक की ओपिनियन की तवज्जो हटाने का एक उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये उन्होंने मीडिया वार शुरू की। अब ये तो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है कि ये पता चले कि जी हालात में कैसे बैठे हुए थे, मीडिया में कौन बैठा हुआ था, वीडियो में कौन बैठा हुआ था। फिर एक हमारे अंदर एक और दस्तूर है, जब उन्होंने करोड़ों रुपया हासिल कर लिया था तो उनके पास बड़े बड़े बहाने भी है, लेम एक्सक्यूज भी है, कहते हैं जी ऑडिट हुई है, बाद में बनी है, ये हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो इसका जो हमारे फाज चौधरी साहब जो इसकी कर रहे हैं इंक्वायरी, ये तो महज अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है कि जी हम तो बड़े शफाफियत की तरफ जा रहे थे। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये ऑर्डिनेंस बहुत सही ऑर्डिनेंस था। लेकिन अगर हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस की हैसियत से अगर अपोजिशन के साथ मशावरत करते, मुआफ़त करते, तो ये सारे मामलात बड़ी खुश असलूबी के साथ हो सकते थे। लेकिन वहाँ चूँकि महाजराई तो पहली महाजराई थी, फिर ऑर्डिनेंस के साथ जो बिल पेश किया उसके साथ 2-3 और पैकेज साथ पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने ड्यूल नेशनलिटी आ गई और तरीके के लोग आ गए, जिसकी बना पर यह सारा जो था मामला जो था वो एक नहीं। कंवरदुल शाह साहब, तो क्या अब ये मामला ऑर्डिनेंस की तरफ जाएगा? यानी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये ओपन बैलेट होगा, चाहे ऑर्डिनेंस से हो, जो भी तरीकेकार हो, आप क्या देख रहे हैं? ओपन बैलेट देख रहे हैं या सीक्रेट बैलेटिंग से ही होगा ये? नहीं, सीक्रेट बैलेटिंग का भी है और ओपनिंग बैलेटिंग का, दोनों मामले जो पेश हो रहे हैं, इसका बड़ा अहम मामला है। अब सारी कौम की तवज्जो जो है, निगाहें जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग पर है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूलिंग दे देती है कि आप इसको जो है इलेक्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक करवा लें, तो फिर ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आइन और कानून आइनी तौर पर इंतखाबात करवाएं, जिसमें आर्टिकल 226 बड़ी अहमियत का हामिल है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस तहलील हो जाएगा। फिर पुराने तरीके से ही जो है वो इलेक्शन होंगे जैसे सेनेट के होते रहे। लेकिन एक और बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये ऑर्डिनेंस बरकरार रहता है और उसी ऑर्डिनेंस की रोशनी में इंतखाबात हो जाते हैं सेनेट के, तो 4 महीने के बाद जब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, अपनी मियाद पूरी करेगा, कौमी असम्बली में उसकी कानून साजी नहीं हो सकेगी, तो फिर ये जो आप 3 मार्च को जो इंतखाबात हो रहे हैं सेनेट के, ये ऑटोमेटिकली तो ख़त्म हो जाएंगे, वो तो गैर कानूनी हो जाएंगे। तो ये एक हुकूमत ने जो किया ऑर्डिनेंस की शक्ल में, इख्तियार करना ही नहीं चाहिए था, जबकि कानून साजी बहुत ज़रूरी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े तफाजात हैं, वो भी ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान जमा करवाया, स्टेटमेंट जमा करवाया कि जब तक आप कानून साजी नहीं कर लेंगे तो आर्टिकल 226 में उस वक्त तक कोई ऑर्डिनेंस या इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगी। राइट, आपने बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया कंवरदुल शाह साहब कि अगर ये ऑर्डिनेंस के थ्रू हो जाते हैं और उसके बाद अगर इसकी कानून साजी नहीं होती है, तो 3 मार्च के होने वाले सेनेट इंतखाबात अगर ऑर्डिनेंस के जरिए होते हैं तो वो कलअदम हो सकते हैं। अब फारूक अमीर साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि ये जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि सारी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज हैं, आप समझते हैं कि जो वीडियो मंजर आम पर आई है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है
क्या यह बताने की कोशिश की गई है मीडिया मंजर आम पर आने के बाद कि देखें जनाब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे की लेन देन होती है, इसलिए यह ओपन बैलेट से होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये सही फैसला था जिसका भी था कि इस वीडियो को सामने लाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये एक एविडेंस के तौर पे पेश किया जाए। एंड आई एम श्योर तमाम मोहतरम जजेस ने जरूर ये वीडियो देखी होगी कि जिससे ये साबित हो जाए कि यहाँ पैसे का लेन देन उतना नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं, या बंडल्स बोरियों में पैसों का लेन देन होता है। तो मेरा ख्याल है, मेरी अपनी सिक्स सेंस मुझे ये कहती है कि सुप्रीम कतकलामी की मदद जाता है, ये बोरी में पैसा आता कहां से? इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई ऑडिट, कोई चीज आता कहां से बोरियों में पैसा? मैं आपको बता देता हूं, ये वो ब्लैक मनी है जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो पाकिस्तान के एलीट के कुछ सर्कल्स हैं, ये वो ब्लैक मनी है, वो इल गॉटन मनी है, ये वो जो पब्लिक मनी से जो पैसा चुराया जाता है, ये वो पैसा जो मेरा आपका टैक्स पेयर का पैसा मैं समझता हूं जो कि ये लोग लेके आते हैं जिससे ये खरीदो फोक करते हैं। ये इनका अपना जाती पैसा नहीं है, आई कैन अश्योर यू, क्योंकि इनको पता होता है कि हम जब ये करोड़ रुपए लगाएंगे और हम एक दफा हम कॉरिडोर ऑफ पावर में चले गए तो फिर हमने जनाब ये पैसा कितने गुना जो है अगले 3 साल 5 साल 6 साल रिकवर करना है। और बड़े तरीके होते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास पैसे रिकवर करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं कि आप सुने, सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने जब भी फैसला दिया है हमेशा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, आइन के मुताबिक, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, और पाकिस्तान में एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, नीट और क्लीन गवर्नेंस, उसके अमूमन उन पैरामीटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम जो है उसकी पल्स भी सुप्रीम कोर्ट समझती है और बखूबी जानती है कि इन हालात में जब एक मामला 50-50 है, जिस तरह आपको कमर दिलशाद साहब अभी फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को करना भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान में एक मरतबा एक तारीखी फैसला दे कि जनाब जो ओपन बैलेटिंग से होगा। और नहीं, लेकिन ये तो कह रहे ना कमर शाह साहब ने एक बात और भी तो कही कि अगर ऑर्डिनेंस के जरिए होता है तो फिर 3 माह बाद तो उसकी कानून साजी करवाना तो बड़ा जरूरी हो जाएगा। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर कि जनाब ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को और जमहूरियत के लिए और हमारे इदारों के वकार के लिए कि अच्छे नीटली लोग अंदर आए, तो आप देखेंगे कि फिर ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन करना पड़ेगा। कानून साजी तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं करेगी ना? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स तो देने हैं। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट जो है विदाउट गिविंग एनी डायरेक्टिव्स, जो मैंने मुख्तलिफ पैरामीटर्स बताए हैं, और वो इसको वापस कर देंगे, नहीं, वो नहीं होने लगा। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, नंबर 1 ये भाई देखें, बड़े डॉक्टर ताहिर कादरी को क्रेडिट दिया जाता है, मुझे अपनी जिंदगी में याद नहीं कभी किसी ने किया हो। आर्टिकल 62-63 ये जो कैंडिडेट्स अब ये अनाउंस किए गए हैं जो पेपर्स फाइल कर रहे हैं, आर्टिकल 62 के तहत इनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देखें नैब ने एक सेल बना दिया फौरन कि जितने लोग हैं इनकी जो स्क्रूटनी होगी फ्रॉम द नैब पॉइंट ऑफ व्यू, वो नैब क्लियरेंस देगा। नहीं, लेकिन चले ये तो सेल बना दिया, फिर जो लीक वीडियो हुई है उसका क्या होगा? उसका भी तो कोई तहकीकात होनी चाहिए ना। नैब फिर क्या सबकी तहकीकात करे ना? जो लीक वीडियो है उसको आप आने वाले इलेक्शन से न जोड़ें। ये लीक वीडियो तो 3 साल पहले वाले मामला आता है। हाँ, लेकिन वो तो वीडियो आई इसीलिए कि ताकि फैसला किया जाए कि ओपन बैलेट से हो। अभी के इलेक्शन पर असरअंदाज होगी ना वो तो वीडियो। वो ये जो कमेटी बनाई है जो भी करती है वो करे, मुझे उससे ज्यादा मुझे गर्व ये है कि जो सेनेटर जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त का मामला किया था, जो वीडियो में के बैकग्राउंड में मुलव्वस है, उनको सेनेट से निकाला जाए, उनको पर्च किया जाए। ये मौका है हमारे पास सेनेट को, जो एक टेंटेड अदारा बता जा रहा है, उसको नीट एंड क्लीन आवाम के सामने पेश किया जाए। आर्टिकल 62-63 की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। देखें, एक मोहतरम हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन मैं अभी पूरे नेट पे सारा अपने आपको रिफ्रेश कर रहा था। वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पता नहीं कितनी FIR है, उसके बाद वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर के नेकलेस वाला केस। मुझे आप ये बताएं क्यों ऐसी शख्सियत, आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम, लेकिन भाई को असूल होते हैं कि इन प्रिंसिपल जिन लोगों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं या वो कहीं पे ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ रियासत के इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, असूलन उन लोगों को पार्लियामेंट में आने की राइट सर, मैं आपका पॉइंट आ गया कि इट्स द कैंडिडेट शुड बी नीट एंड क्लीन। बेग साहब,
ये मुझे बताइए सर कि ये जो खरीदारी है, जो खरीदो फरोख्त है, इसमें सेनेट के अंदर जो बड़ी उरूज पर पहुंच जाती है, चले जो जिनको खरीदा जाता है वो तो चलो मामला है, लेकिन बेग साहब ये जो खरीदार है ये हैं कौन वैसे? ये तो बड़े 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 बहुत ही बोरी भर भर के पैसा जो है वो चलता है इसमें। तो रईस, दो चीजें हैं। एक तो इंडिविजुअल्स जितने सेनेट के कैंडिडेट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, वो बड़े सरमायादार हैं, वो खुद भी खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मैंने पहली बार देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व रही। बात यह है कि जब तक आप बिकने के लिए तैयार हैं, खाली सेनेटर्स को वोट खरीदने वाले को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर खरीदार कोई चीज खरीदता है तो बिकने वाली चीज ही खरीदता है, जो बिकना ना चाहे उसको कौन खरीद सकता है? अच्छा, ज्यादा कसूरवार कौन है, खरीदार या जो बिक रहा है, जिसने खुद फॉर तो सेल पे लगाया हुआ है? देखिए, फॉर सेल होगा तो खरीदने वाला खरीदेगा ना। अगर कोई फॉर सेल नहीं है, ये आपका पूरा सिस्टम रिवैम्प होने वाला है, खाली सेनेट नहीं है। और जो खान साहब और ये जो वीडियो कह रहे हैं, ये वीडियो अगर आपने दो लोगों की दिखाई है तो अपनी भी दिखा दीजिए। जो वीडियो आपने पैसे दिए, अबैदुल्ला मायार यही कह रहे हैं ना कि आप परवेज खटक साहब ने स्पीकर हाउस में मुझे करोड़ रुपए दिए, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि परवेज खटक साहब से और असद कैदर साहब से किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अभी तो आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की और आपने दो लोगों को क्लीन चिट भी दे दी। तो देखना, ये ऐसा नहीं है। लेकिन बेग साहब ये जो क्लीन चिट की आपने बात की है, नाम तो इनका भी आ रहा है, आप नहीं समझते कि इनको भी प्रोब करना चाहिए? क्या ये अबव द लॉ है? आपने फवाद चौधरी साहब को सुना, उन्होंने कहा खटक साहब से और असद कैसर साहब से किसी किस्म की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हाँ। अभी तो शुरू नहीं किया आपने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मसला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने राय मांगी है कि आया हम ओपन बैलेटिंग में जा सकते हैं नहीं। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया वो सीक्रेट और पुराने बैलेटिंग के तरीकाकार से जारी किया है। अब ये जैसे हमीद साहब ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत फैसला देना है, ख्वाहिशात पे नहीं देना। ये जो इन्होंने ख्वाहिशात जाहिर की हैं सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर पीटीआई के लोग वोट खरीदें तो वो जायज है। लाहौर में पीटीआई की जो 2018 में 30 सीटें थी और 57 वोट लिए गए। वो खान साहब को नजर नहीं आता कि वो 57 वोट, जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो कहां से आए? वो ये समझते हैं कि हम बहुत पवित्र और पाक साफ है, हमें लोग मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा चलता है, कैंडिडेट भी लगाता है, और कुछ एरियाज में पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं जिनके कैंडिडेट फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। तो ये अगर आप सिर्फ सेनेट, अब देखें ना, इसमें भी बदनीयती है कि आपने कहा जी शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होगा, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, जो कि पहले भी आप धोखा कर चुके हैं, वो सीक्रेट बैलेटिंग से होगा, उसको भी ओपन कीजिए। ये नहीं हो सकता जो मुझे सूट करे तो वो तो मैं कहूँ ठीक है, और जो मुझे सूट ना करे मैं कहूँ जी गलत है। तो ऐसा नहीं है। इनको चाहिए कि पूरी वीडियोस जारी करें, 20 के करीब वीडियोस हैं, वो पूरी जारी करें ताकि आवाम को सच पता चले। और जो जैसे ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 20 की 20 वीडियोस दिखाइए, ठीक है बेग ताकि साहब, फैसले में आसानी हो। राइट आप कह रहे 20 की 20 वीडियो। कमरुद्दीन शाह साहब, ये मुझे बता दीजिए जरा सा कि विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन 62, 63 की हम बात करते हैं, जिस तरह से बेग साहब ने बात की है कि जब तक जो बिकने वाला तैयार है, खरीदार तो पैसा लगा रहा है, लेकिन अगर हम इस वीडियो और इन चीजों की बात करें इसके तनाजुर में, तो जो दे रहा है वो भी, जो ले रहा है वो भी, दोनों ही उस करप्शन के जुमरे में आते हैं। इनके ऊपर कौन से कवानीन का इतलाक होता है और कौन इनको जो है अकाउंटेबल ठहराएगा? वजीर आजम साहब ने जो पार्लियामानी कमेटी बनाई है ना वीडियो के बारे में, उसकी बजाय अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा देते, हाँ, और साथ वहाँ वीडियो, दस्तावेजात, रिकॉर्ड, और जो इन्होंने जो बाकायदा जो दिखाया जा रहा है, लेन देन हो रहा है, बोरियां भरी जा रही हैं, बैग भरे जा रहे हैं, वो सारी वीडियो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस की शक्ल में वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भिजवा देती कि ये हमारे पास वीडियो है, ये आप इसके बारे में बाकायदा इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। लेकिन कमर साहब एक बात बताइए, क्या नहीं मैं बताता हूं, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजना जरूरी है? छोड़े, मेरी बात सुने ना आप। बात मैं क्या कह रहा हूं? जी बताइए।
जब तक वफाकी हुकूमत जब तक इलेक्शन कमीशन को रेफर भिजवा देती, ठीक, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 167 और 168, 169, 170 उसके तहत इंक्वायरी करनी थी। सब ब्राइबरी, करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग सब शामिल है। अच्छा। और जिसके तहत ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इसका सबूत सामने आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको 3 साल की सजा और 8 साल के लिए उसको कौमी सूबाई असेंबली से नाअहल करार दे सकता था। और साथ साथ आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, ISI, MI, IB तमाम इतने इदारे हैं, उनसे भी इंक्वायरी करवाने के पास उनके पास इख्तियारात हैं। सही। लेकिन इन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी और पार्लिमानी कमेटी ने आज को सबको बरी कर दिया। उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई किसी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास केस जाता तो इलेक्शन कमीशन, अब भी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही केस है। अगर उन्होंने कोई ऐसी इंक्वायरी की तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको उसी वक्त फैसला कर देता, 1 महीने में फैसला आ जाता, तमाम एजेंसी जो है वो तहकीकात भी हो जाती। कंवर दिलशाद साहब, पार्लिमानी कमेटी बना दी। मैं एक चीज को क्लेरिफाई जरा करना चाहता हूं, ये रेफरेंस वफाकी हुकूमत भेजेगी तो इस पर अमल दरामद होगा। क्या इलेक्शन कमीशन खुद इसके ऊपर कोई सोमोटो टाइप या खुद नोटिस इस पे नहीं ले सकती? 18वीं अमेंडमेंट और इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। उनको कहा गया है कि अगर कोई रेफरेंस आता है, कोई इंक्वायरी होती है, हम आपको भेजते हैं। कोई रेफरेंस आता है स्पीकर की तरफ से, कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से या चेयरमैन सेनेट की तरफ से, तो तब आप उसके ऊपर इनिशिएटिव लें। और आज खुद नोटिस लेने के इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं। और अभी उन्होंने एक केस लिया था सुबह खैबर पख्तूनख्वा का कि उन्होंने एक सूबाई असम्बली के मेंबर को उसकी जाली डिग्री के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो हमारी अदालत ने उसको बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को सरजनश की कि आप कौन होते हैं डिस्क्वालीफाई करवाने वाले। ठीक, तो आप ये बताइए, ये है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो इलेक्शन एक्ट 2017 में बेबस कर दिया, महफूज कर दिया उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। राइट, एक कमर्शियल ब्रेक मामला इनके इदारे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक के बाद आएंगे ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ, मैं इसी सवाल के ऊपर आऊंगा। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले आपने कंवर दिलशाद साहब की बात सुनी। बहुत आसान था हुकूमत के लिए कि एक रेफरेंस बनाती और इलेक्शन कमीशन को भेज देती और तमाम तर कवायद और जवाबित के तहत ये कार्रवाई हो जाती। कमेटी क्यों बना दी इन्होंने? देखिए, चले इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। कमेटी में ये बात मैं मानता हूं कि कमेटी जो है, अगर आप PTI की ये 3 लीडर्स के ऊपर बनाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इसका शायद कोई आउटकम बनाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया था, तो लिहाजा मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर कि ये मामला आपके मंतकी अंजाम तक पहुंचे, लोग आइडेंटिफाई हों, बल्कि यही 2 नहीं या 3 सेनेटर नहीं जिन्होंने मुबैना तौर पर यह सारा काम किया, बल्कि और जो MPs हैं जिनको पीपल्स पार्टी PTI जो है 20 MPs को निकाल भी चुकी है 2018 के इलेक्शन में जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनको भी आए। प्लस अभी लोग ऐसा ऐसा बोलना शुरू हो गए कि जनाब ये भी शख्स था, ये भी था जिन्होंने पैसे तो 20 वीडियोस है। बेग साहब तो कह रहे हैं कि 20 की 20 वीडियोस दिखाएं ना, तो उसका फिर एक तरीका ये है, बेस्ट तरीका पाकिस्तान में मैंने देखा जो फॉर्मूला चल सकता है वो है GIT का। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के अवाम को बड़ा डिसअपॉइंट किया है। जितनी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं ऑन दी जो अखराजात हैं एक MNA के MPA के या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, उससे कितने गुना तजावुज किया जाता है, अखबारों में आता है, मीडिया रिपोर्ट करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनते ही है कि नोटिस ले लिया, होता कुछ नहीं है। PTI फंडिंग का आप केस देख लें, कितने सालों से लटक रहा है। मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। तो सर खत्म कर दें, सर खत्म कर दें इलेक्शन कमीशन को। यार सुनो ना 2023 के इलेक्शन 2.5 साल रह गए, अभी तक कोई वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो मादी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात होती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ हमें कुछ चीजें जो है ना ECP की तरफ से नजर नहीं आ रही। GIT बनाए, ISI, MI, IB वगैरह वगैरह। सर तो खत्म कर दे, फिर इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दे फिर।
भाई इलेक्शन कमीशन नीड, वो ठीक है, इट हैज टू बी मेड स्ट्रॉन्गर, उसको टूथलेस इस वक्त नजर आ रहा है। ये भी बात सही है जो कमल दिशाल साहब फरमा रहे हैं, शायद यही वजह कि वो खुल के जो है अब इन चीजों को नोटिस नहीं लेते। लेकिन सर वो JP नैब के बनाए- ऊपर, सर नैब के ऊपर भी तो सवाल उठता है। पीडीएम कहती है कोई अब पे प्रूफ ही नहीं कर सके, तो फिर क्या नैब को भी हम समझें कि वाकई पीडीएम सही कहती है कि नहीं, नैब देखिए कोई काम देखिए नहीं बात करती? सुने, नैब के आपने पढ़ लिया पिछले 3 साल में जो उन्होंने अरबों रुपए की रिकवरीज की हैं, पूरे अखबार में पूरे एक पेज की जो रिपोर्ट आई थी बाय नेम लेके एक एक केस में सर बताया। उससे कई उनके गुना ऊपर ज्यादा, 12 कई गुना ज्यादा नहीं, हम बात उस पर सुने पे भी तो कर भाई, चुके हैं वो सर, नुकसान भी वो तो उठा मैं चुके हैं। आपके प्रोग्राम में मैं पहले कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट डेली इन पे प्रेशर डाल रही है कि भाई डे टू डे हियरिंग करो। 30 एहतसाब अदालतें नहीं बनी है। पहली मरतबा मैंने अपनी लाइफ टाइम में देख रहा हूं 2000 के बाद जब से नैब बना है कि अब तकरीबन डबल हो जाएंगी एहतसाब अदालतें। 30 नए जजेस हैं। कम से कम कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि स्पीडी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो है वो स्पीडी हियरिंग्स हो, तो हम ऐसे ऐसे उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा शरीफ खानदान, आसिफ जरदारी खानदान जो है वो जनाब उनके ट्रायल हो रहे हैं। वो तो उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। ये चीज पहले ये क्रेडिट किसको जाता है? ये जाता है अपना नैब को। और यहां मैं एक बात बता दूं, शुरू में आपने सवाल किया था कि जी क्या व्हाट हैज मेड द डिफरेंस। मैं समझता हूं इट इज वन मैन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हु हैज मेड द डिफरेंस। कि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया पाकिस्तान में एहतसाब का, ये जो एनवायरनमेंट हो रहा है अकाउंटेबिलिटी का, ये जो ट्रांसपेरेंसी का एनवायरनमेंट है, मेरा ख्याल है कम से कम इतना हम उनको क्रेडिट दें, यहां तक वो पाकिस्तानी कौम को ले आए, इदारों को भी यहां तक ले आए। ठीक है सर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करंट रिपोर्ट भी जो फिगर्स देती है वो मैंने भी देखी, आपने भी देखी। मैं बेग साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा। ब्रिगेडियर साहब इस ओपिनियन के ऊपर है कि सर जेआईटी की फॉर्मुलेशन होनी चाहिए थी इसके ऊपर, यानी कि कंवर दिलशाद साहब तो कहते हैं कि रेफरेंस भेजना चाहिए था। बाद ब्रिगेडियर साहब इस ओपिनियन के ऊपर है कि एज इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है वो अपनी जगह पर, लेकिन जेआईटी होनी चाहिए थी। व्हाट यू थिंक सर, कि आप तो कहते हैं 20 की 20 दिखा दें, लेकिन कोई तो इदारा ऐसा होगा सर जो इस चीज के ऊपर लेने वाला, देने वाला, एक कंक्रीट एक्शन हमें नजर आए उसके ऊपर। रईस, इसमें इस धंधे में सब इन्वॉल्व हैं, कोई रेफरेंस नहीं। कंवर साहब ने सही फरमाया कि अगर प्राइम मिनिस्टर और ये पीटीआई की गवर्नमेंट सीरियस होती तो वो इसका रेफरेंस भिजवाती। आज ना भिजवाती, पहले भिजवा सकती थी, वीडियोस जिनके पास मौजूद हैं। तो देखना ये था कि आप किस हद तक सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो। अगर आपके लोग करें, ये देखो ना, दूसरों को तो ये माफिया, फलां माफिया, लेकिन अपने अंदर जो लोग हैं उनको माफ किया, यानी कि अपनी तरफ जो आ जाए उसको इग्नोर करते हैं। सीरियसनेस नहीं है। ये वो बिजनेस है रईस जिसमें सब इन्वॉल्व हैं। कोई, मैं मानता नहीं हूं कि कोई बंदा किसी चीज में स्पेयर करता हो। हाँ, चांस मिलने की बात जरूर है, किसी को चांस मिलता है, किसी को नहीं मिलता। मकसद ये है कि अगर हम एज ए नेशन पाकिस्तानी ये सोचे कि हमने करप्शन, ये नैब शैब तो सब ड्रामा है। जिसका नैब का तो अपना कैरेक्टर आप देख लीजिए, चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने क्या दूसरे किसी को छेड़ना है। मेगा 150 सर उनकी भी कोई एक वीडियो लीक हुई थी वैसे। हाँ, वो कहते हैं झूठ है वो। अब वो देख लीजिए, उसमें भी तो जेआईटी बननी चाहिए ना, वो खातून भी मौजूद है। तो मकसद ये है कि इस धंधे में सब इन्वॉल्व है। ये कोई सीरियसनेस नहीं है सर, लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अगर इस धंधे में सारे ही हैं तो मेरा तो सवाल बनता है कि तो फिर किस धंधे को ऐसी चलते रहने देना चाहिए? फिर ये कहीं तो रुकेगा ये धंधा जाके। रईस, ये नहीं रुकने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस धंधे की वजह से हमारी रियासत की जो हालत इन लोगों ने कर दी है, और आज मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा है, इकोनॉमी की वजह से हम डूब चुके हुए हैं। महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। खान साहब कहते हैं इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई। आप अपनी बैंक, स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि क्या हालात हैं आपके मुल्क के इकोनॉमी के। तो मकसद ये है कि इस सारी मुनाफकत ने, इस धंधे ने रियासत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज अगर आप देखें तो आपकी रियासत के सर्वाइवल का इशू है। इकोनॉमी आपकी डूबी हुई है। आप इन 22 करोड़ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, रोज इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा, ये लोग कहां से गुजारा करेंगे? आपका बिजनेस तो है नहीं, जॉब्स है नहीं बच्चों के लिए। 25,000 रुपए की जॉब रईस इस वक्त MBA स्टूडेंट्स के लिए बच्चे लोगों ने घरों में बिठाए हुए। तो ये कैसे मुल्क चलेगा?
सिर्फ अशारफिया जो धंधों में मुलविस हैं वो 1-2% लोग हैं, बाकी बेचारे तो नौकरी और खाने पीने के लिए मुश्किलात में हैं। राइट, तो ये पूरा जो सिस्टम है रीवैम्प होना है। इसके लिए कौन करेगा? मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सब स्टेटस को में एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, Right. लिहाजा किसी की विल नहीं है। कंवर दिलशाह साहब, आप ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम रिवैम्प होना चाहिए? शॉर्ट कमेंट सर। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारा जो आया है ये अपना सदारती ऑर्डिनेंस और ये रेफरेंस, इनकी सब की तवज्जो के लिए मैं अपनी नाकस राय में ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 226, आर्टिकल 51, 59 ये आइन का बुनियादी ढांचा है। इसको मौजूदा कौमी असम्बली भी तरमीम करने की मजाज नहीं है। ये बहुत बड़ी अहम बात यह है कि ये बाकायदा ढांचा है, हमारा आइन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है ये। इसको हमारी मौजूदा कौमी असम्बली तरमीम नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई इदारा, कोई कौमी असम्बली, कोई सेनेट वो हमारे आइनी ढांचे को तब्दील या तरमीम करने की मजाज नहीं है। ठीक, इसी तरह इंडिया के भी चंद ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको मौजूदा उनकी कौमी असम्बली अवाने ज़रिए अवाने बड़ा तरमीम नहीं कर सकती। Right. इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। तो ये सब, इसके लिए अगर आप तरमीम करनी है तो फिर आप आइन साज असम्बली बनाएं, और उस आइन साज असम्बली जो है वो ये तब बुनियादी ढांचे को तब्दील कर सकती है। तो ये बुनियादी ढांचे में शामिल है ये। तो ये हमारे वकला, हमारे बाकी जो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान को ये जहनत में, दानिश में क्यों नहीं बात आई कि आप आइनी ढांचे को कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये आइनी ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है ये। इसके लिए तो कानून साज नहीं होती, आइन साजी होती है। Right. इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लें और आपको जो हमारा जो सेनेट का इंतखाब होता है उसके मुताबिक करें। और बाकी हार्ड स्टडी रोकने के लिए नैब के इदारे, FI इदारे वो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम करें, उनको आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार दिए जाएं, तो Right. उसके बाद ये तमाम मामले खुद ब खुद ठीक राइट, हो जाएंगे। ब्रिगेड साहब, शॉर्ट कमेंट्स ऑन योर सर, देन आई हैव टू कंक्लूड सर। शॉर्ट कमेंट्स ऑन दिस पॉइंट सर। देखिए, ये पूरा रिवैम्पिंग ऑफ द सिस्टम जो है वो इस वक्त इशू नहीं है। इशू इमीडिएटली एट हैंड ये है कि सेनेट के अंदर ये इलेक्शन में ये मेल प्रैक्टिस को, करप्शन को खत्म किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास ये 3 इदारे हैं, ISI, MI और FIA। और अभी काफी, लेकिन सर PTI तो आई इसीलिए थी कि वो रिवैम्प करेगी सर, तब्दीली लाएगी सर। नहीं, रिवैम्प देखे ना, रिवैम्प का अब ये इस पे पूरा फिर डिबेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे हैं, 18th अमेंडमेंट को खत्म करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एक नई आइन साज असेंबली बनाना चाह रहे हो, तो फिर पूरा ढांचा ही वो, तो फिर उसके लिए तो आपको वो तो फिर बहुत कुछ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज एडवाइजेबल एट दिस स्टेज। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक टर्न अराउंड। मेरा ख्याल हालात में बेहतरी आ रही है, गो के अभी भी बहुत कुछ करने वाला है। और इफ वी हैव टू कंप्लीटली, और जो आवाम के जो मसाइल हल करने में, तो लिहाजा वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट। लास्ट में एक बात कहूंगा, मैं जो समझता हूं कि पुरानी चेहरों को बार बार वापस लेके आना ये ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि नए चेहरे आए, वही राजा जफरुल हक साहब, वही शहरी रवान, वही जनाब और लोग, भाई उनको बार बार लेके आ रहे हैं। आई एम ग्लैड इस टाइम काफी बहुत सारे वो चेहरे भी PTI के अंदर है जो माजी की हुकूमतों में रहे हैं सर। ये बात आप एग्री करेंगे सर? इसमें 3-4 इलेक्शन हो गए तो ये सब लोग फेज आउट हो जाएंगे, आप देखेंगे। जी बेग साहब, फारूक साहब कह रहे हैं नए चेहरे लाने चाहिए। खान साहब ने PTI में 2018 के इलेक्शन में जितने नए चेहरे थे वो सारे बिक गए। और नए चेहरे वैसे भी ना फिल्मों में और ड्रामों में अच्छे लगते हैं, पॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया सर। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम सर। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, थैंक यू सो मच। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कंवर दिलशाह साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, फरीद रीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।